May I come in, sir? Just come in. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Take your seat. Thank you, sir. बैठिए। अच्छा, शिवांक, जी सर। आप फुली वैक्सीनेटेड हैं? जी सर। मास्क हटा लीजिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर, जैसा कि डैप में वर्णित है, मेरा रोल नंबर 430740 है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से बिलोंग करता हूँ। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से 2019 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट किया है। तदुपरांत सर 2021 में मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है। सर, उसी समय मैंने यूजीसी नेट हिस्ट्री से क्वालिफाई किया था सर। तो शिवांक, आपने नेट भी किया हुआ है? जी सर। तो टीचिंग तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू सिविल सर्विस। सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता हो और साथ में उसमें रुचि भी हो, तो उस क्षेत्र में वो सर अपना 100% दे पाएगा। और जहाँ तक सर यूजीसी नेट का सवाल है, तो सर ये मेरा बैकअप प्लान के रूप में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं अपियरिंग के समय फॉर्म डाल सकता हूँ यूजीसी नेट का। तो सर मैंने उसमें अपियर हो गया और संयोग से सर पहली बार में हो गया था। शिवांक, आप उन्नाव से हैं ना? जी सर। अभी मैंने कोई एक चार्ट देखा था जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर जो हैं वो बहुत पॉल्यूटेड हैं। जी हाँ जिसमें सर। उन्नाव का भी नाम है सर, IQ एयर रिपोर्ट सर। हाँ, बताइए इसके बारे में कुछ। सर, इसका मुख्य कारण सर वहाँ की लेदर इंडस्ट्री है। हाँ सर, मैंने जो इस संदर्भ में लेदर इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो सरकार द्वारा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, उसका पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा। सर, इसके 1-2 कारण और हैं। सर, जो लेदर इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन होता है सर, वो तो होता ही है, साथ में जो अनट्रीटेड जो सीवेज जाता है वो भी सर गंगा नदी में मिलता है। और उन्नाव से मेरे सर एक लोनी नदी निकलती है जो गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, और गंगा से ही निकलकर उन्नाव होते हुए रायबरेली में जाकर के फिर गंगा से मिल जाती है। तो हालत सर ये हो गई है कि वहाँ पर अभी लोनी नदी को लोनी नाला घोषित कर दिया गया है। अच्छा। तो सर इसका मुख्य कारण लेदर इंडस्ट्री है सर। तो स्वच्छ भारत अभियान और इवन उत्तर प्रदेश में भी स्वच्छता के अवार्ड भी मिले हैं जी हाँ कुछ शहरों के, पर्टिकुलरली वाराणसी को। जी हाँ सर। तो ऐसे में जो आप लोनी मतलब उस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, जो नाला डिक्लेयर कर, सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है? सर, सरकार ने यही जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोग्राम सभी लेदर इंडस्ट्री को पालन करने के लिए दिया था सर। उसमें नियम और कानून बनाने में सर मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में समस्या है सर। तो सर इम्प्लीमेंट कौन करता है? सर, इसका इम्प्लीमेंट जो उस क्षेत्र के जो विकास अधिकारी हैं, जैसे अगर वो नगर पंचायत क्षेत्र में आता है तो जो नगर विकास आयुक्त है उनकी जिम्मेदारी होती है। और सर पूरी तरह से नोडल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM मिल करके करते हैं। तो मान लीजिए आप उन्नाव में SDM बन के जाते हैं। जी हाँ सर। आप क्या कदम उठाएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं जितने भी लेदर इंडस्ट्री के मालिक हैं सबको एक निश्चित तिथि पर बुला करके एक मीटिंग करूंगा। उनको मैं सबकी वास्तविक स्थिति जो है उनसे अवगत कराऊंगा कि ये हमें जांच में रिपोर्ट आया है। खासकर सर हर महीने IIT कानपुर जो है हमारा, वो जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजता रहता है कि अभी क्या स्थिति है। उनको रिपोर्ट से मैं अवगत कराऊंगा कि आपकी इंडस्ट्री से इतनी समस्या हो रही है, तो जो हमारा सरकार का प्रोग्राम है उस पर उसका आप अनुपालन करें, अन्यथा जो इसका गैर कानूनी कार्य है उसके लिए जो भी जुर्माना और या फिर जो प्रावधान है सजा के, वो आप पर लागू होंगे। अगर सर प्रथम दृष्टया ये कदम उठाने पर वो नहीं करते हैं, तब मैं निरंतर निगरानी करते हुए मैं सशक्त एक एक्शन लूँगा सर। तो अभी जैसे शिवांक आपने उन्नाव के बारे में बताया। जी हाँ सर। जनरली आमतौर पर मतलब इस तरह से देखा जाता है, जो अगर कोई विकास है कहीं पे तो उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा समाचार पत्र में चीज़ें होती है, मीडिया में खबर होती है, लेकिन जैसे उन्नाव के बारे में आप बता रहे हैं, जी हाँ सर, इतनी बड़ी बात है और लोनी नाला डिक्लेयर हो गया, उसके बारे में मीडिया कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, ऐसा क्यों? सर उसका एक भौगोलिक कारण सर मुझे नज़र आता है, क्योंकि सर उन्नाव का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कानपुर और लखनऊ के बिल्कुल बीच में है। तो लखनऊ एक राजधानी है सर, वो मीडिया का हॉटस्पॉट हो जाता है, क्योंकि हर एक प्रदेश से देश की राजधानी मीडिया का सर हॉटस्पॉट होता है। इसके अतिरिक्त जो कानपुर है वो भी सर सबसे बड़ा शहर है, महानगर है,
10 लाख की 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है, तो उन्नाव सर उन दोनों महानगरों के बीच में एक कह सकते हैं कि इग्नोर सा हो जाता है मीडिया के द्वारा भी, और राजनीतिक दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इग्नोर हो जाता है। सर इसका एक उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि सामान्यतः हमें मानते हैं कि किसी भी प्रदेश में 33% जो IAS होते हैं वो सर केंद्र के द्वारा आते हैं, जबकि बाकी जो 66% होते हैं जो प्रमोटेड होते हैं। सर मैंने अपने जीवन में सर 1 या 2 ही उदाहरण देखे हैं जब उन्नाव में एक कोई यंग IAS ऑफिसर DM बन करके आया हो और उसने उन्नाव के लिए अच्छा कार्य किया हो, क्योंकि कानपुर और लखनऊ में निरंतर ही जो यंग IAS ऑफिसर होते हैं जो प्रमोटेड ना होकर के सीधे केंद्र के द्वारा आते हैं वो अपॉइंट होते रहे हैं, लेकिन उन्नाव इन दोनों के बीच की होने की वजह से सर ऐसा होता है कि वहाँ पर प्रमोटेड ही DM होते हैं जो उनकी तुलना में कम शुचिता से युक्त होते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन रहा है। सर इसका एक ही कारण मैं मानता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, पिछले 15 सालों में उन्नाव में जी हाँ सर केवल प्रमोटेड IAS ही आए हैं? जी हाँ सर। जी हाँ सर। अच्छा, डायरेक्ट नहीं आए? जी हाँ सर। चलिए ठीक है शिवांग, धन्यवाद। थैंक यू सर। शिवांग जी सर। अभी आपने ऑनरेबल चेयरमैन पर्सन सर को बताया जी हाँ सर कि उन्नाव में हमेशा ही प्रमोटेड IAS ऑफिसर आए सर। PCS से प्रमोट हुए लोग IAS बने। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं जी हाँ सर और आप प्रमोट होके जाते हैं, उस पोजीशन पहुंचते हैं, तो क्या आपके भी कार्य करने के तरीके में ये देरी और धीरापन देखा जाएगा? सर मैंने यही सीखा है अपने उन्नाव जिले से कि अगर हम प्रमोट होकर के भी जाते हैं तो हमें बिल्कुल उसी तत्परता से कार्य करना चाहिए जो एक IAS ऑफिसर, जो यंग IAS ऑफिसर होता है, जो केंद्र के द्वारा भेजा जाता है, हमें उसी तरह से कार्य करना चाहिए, वरना हमारी इंटीग्रिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मैंने इससे सीख भी ली और मैं निश्चित तौर पर मैं ये करता हूँ कि मैं करूँगा ऐसा। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो सरकार की नीति जो है लैटरल एंट्री की पॉलिसी है, ये कहाँ तक जायज़ है फिर? सर चूँकि सर लेटरल एंट्री का जो जहाँ तक प्रश्न है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से जो ज़मीनी स्तर पर नीतियों को कार्यान्वित करते हैं, सर अभी उससे संबंधित है ही नहीं, क्योंकि सर जो लेटरल एंट्री है उसका प्रावधान सिर्फ सचिवालय में जो अतिरिक्त सचिव और जॉइंट सचिव के स्तर तक ही है। तो सर अभी तो ये मिस्टेक वो पॉलिसी बनाने वाले भी तो कर सकते हैं जिन्हें ज़मीनी सच्चाई की बारे में जानकारी ना हो। सर वहाँ पर चूँकि सचिवालय में नीति निर्माण में ज़्यादा योगदान होता है ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन की तुलना पर। शिवांग, बात वही मैं कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति विशेष को ज़मीनी सच्चाई के बारे में ज़्यादा पता ही ना हो और वो बाहर से आए और नीति निर्माण करे, वो कितना उचित नीति निर्माण कर पाएगा? क्योंकि सर उसने अपने जिस क्षेत्र में उससे पहले वो कार्य कर रहा था, सरकार की ये आकलन है, सरकार ने ये ऐसा माना है कि हम उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर चुके हैं, तो उनको सर नीति निर्माण का कार्य अनुभव अवश्य होगा सर। अच्छा शिवांग, मुझे जो लगता है मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया होगा, लेकिन पॉलिसी बनाने और स्कीम बनाने के लिए उसको सारी चीज़ से अवगत होना ज़रूरी है, ज़मीनी सच्चाई से। तो मेरे हिसाब से नीति गलत है। आपका क्या राय है? सर मुझे ये लगता है कि मैं इस नीति से सहमत हूँ, क्योंकि नीति निर्माण के स्तर पर केवल जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी ही के स्तर पर ही हो रहा है। तो सरकार ने अगर ये कदम उठाया है तो उनका पर्याप्त प्रशिक्षण भी होता है। पहले 6 माह, समय एग्जैक्ट डेट नहीं टाइम नहीं याद कर पा रहा हूँ, 6 माह या 1 साल का उनका प्रशिक्षण भी होगा, उसके बाद उनको नियुक्त किया जाएगा। और सर ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत कार्य करेंगे तब भी उनको निरंतर आगे प्रोत्साहित ही किया जाएगा। अगर कुछ गलत कार्य करते हैं, सफल नहीं होते। शिवांग, मुझे ये बताइएगा कि एक प्रोग्राम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ सर। जी सर। तो उन्नाव जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है? सर जरी जरदोजी सर। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट है? सॉरी सर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता है। जी सर, कोई बात नहीं। आपके पास क्या नीति होगा जिससे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोडक्ट जरी जरदोजी, जी हाँ सर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले आएंगे? सर ब्रांडिंग के स्तर पर मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग सबसे कम है, पहली चीज़। और दूसरा सर, जो GST जब से आया है तब से इनकी जो कार्यप्रणाली है और इनकी जो वित्तीय लाभ है, इसमें थोड़ा सा कमी आई है। तो मैं सबसे पहले GST का जो प्रोग्राम है, GST का जो एक्ट है, उसका क्रियान्वयन किस तरह से ठीक से हो पाएगा और ठीक से वो अपने उसको आत्मसात कर पाएंगे, इसके लिए मैं जितनी भी जरी जरदोजी से संबंधित व्यक्ति हैं, क्या सबकी कार्यशाला GST में सर, जिसके चलते उसमें अवेयरनेस की कमी है सर, उनमें कि वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं अभी तक। जो मैंने अभी तक पाया है, कुछ 1-2 लोगों से मैं संयोग से मिलने का मौका मिला था, तो उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन
को लेकर के इतने सहज नहीं हैं, तो इस वजह से हम ठीक से इसको अपना नहीं पाए थे। तो मैं एक कार्यशाला सेमिनार के माध्यम से मैं उनको अवगत कराऊंगा हर एक बिंदु से। उसके बाद उसको ब्रांडिंग करूंगा सर। ब्रांडिंग के तहत मैं हुनर हाट और जो सहज जो सरस आजीविका मेला है, इन दो के माध्यम से मैं इसका एक ब्रांडिंग करूंगा और मार्केट डेवलप करूंगा। ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करेंगे आप? जी सर, ऑनलाइन, माफ़ कीजिएगा सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा बिंदु है। मैं ठीक है। शिवांक, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जी हाँ सर, ये एक तरह का जीआई टैग नहीं है? जी नहीं सर, थोड़ा सा अंतर मैं मानता हूँ। जीआई टैग का तात्पर्य यह है कि जीआई टैग सिर्फ एक ही भौगोलिक स्थल को मिलता है, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट हो सकता है कि एक से अधिक ज़िले में भी हो जाए। जैसे कि लखनऊ है सर, वहाँ पर भी जरी और जरदोजी है, उसके साथ में सर एक प्रोडक्ट और है, मतलब कि या केवल चिकन की कढ़ाई? हाँ सर, ये लखनऊ का है? जी सर, जी सर। आप श्योर हैं कि जरी जरदोजी भी लखनऊ का है? सर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं अनुमान कर पा रहा हूँ कि सर जरी जरदोजी भी लखनऊ में है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। शिवांक जी सर। बोर्ड के मेंबर से बातचीत को मैं ध्यान से सुन रहा था। जी हाँ सर। उससे जो है ये एहसास हो रहा था कि आप एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं। जी हाँ सर। लेकिन साथ साथ ये भी जो है वह एक एहसास हो रहा था कि अब तक जितने भी जो है वह प्रशासनिक अधिकारी या तो पॉल्यूशन को लेकर या फिर जो है वह उन्नाव में सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे आपकी गहरी असंतुष्टता है। सर मुझे जो मैंने सर अभी पिछले जब से मैं सिविल सेवा क्षेत्र में आया हूँ, तो संयोग से मैं उन्नाव के गृह जनपद में ही रहता हूँ। तो वहाँ पर जो मैंने आकलन किया, तो सर चूँकि मेरे जो चाचा जी हैं उनका पीएचडी है और उनका जो थीसिस है सर वो उन्नाव की लेदर इंडस्ट्री पे ही है। तो और मैं उनके सहायक के रूप में मैंने कुछ समय तक हर गांव-गांव में जा कर के मैंने सर्वे करवाया था उनके साथ में। तो सर दुर्भाग्य था कि मैंने बहुत बुरी स्थिति पाई वहाँ पर। और सर जो 5 से 6 गांव थे जो लेदर इंडस्ट्री के आसपास थे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था सर जिसको कोई भी बीमारी ना हो, खासकर लंग्स की बीमारी या चलिए मैं त्वचा की कुछ बीमारी। सिचुएशन की बात करता हूँ। तो सर जी सर। उन्नाव और आसपास के क्षेत्र में भी जो है बालू या रेत हाँ के सर। अवैध खनन होते होंगे। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है। जी सर। प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि नहीं है? है सर। है। हाँ सर। अच्छा, उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट जो जज होंगे या जो है वह लखनऊ बेंच हाई कोर्ट और जो है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में होगा कि नहीं होगा? सर इस संदर्भ में मैं एक सर मीडिया के संज्ञान में है? जी सर, मीडिया के भी संज्ञान में है। मीडिया के संज्ञान में भी है, प्रशासन के भी संज्ञान में भी है। जी सर। ठीक है। और विधायिका में भी जो है कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका है। हाँ सर। पर्यावरण जो है को लेकर बहुत सारे जो है पर्यावरणविद इस पे कई बार निरंतर उठा टिप्पणी चुके करते हैं। रहते हैं। जी सर। ठीक है। फिर भी बालू के अवैध खनन को नहीं रोका जा पा रहा है। जी सर, सहमत हूँ सर। तो सारी मशीनरी फेल है, मान लें हम लोग? जी नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि 100% फेल है। कई बार तो मैंने खुद देखा था सर कि कई बार वहाँ पर जहाँ पर बालू खनन हो रहा है वहाँ पर प्रशासन के द्वारा छापा मारा गया, तो वो जो भी अवैध खनन कर रहे थे वो 1-2 कस्टडी में लिए भी गए। लेकिन सर मुख्य समस्या ये है कि जो हमारा जो राजनीतिक क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उसका मैं इसके बैकग्राउंड में जो गठजोड़ देखता हूँ वो मैं सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ सर। शिवांक, मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ। अगर बालू के अवैध खनन को रोक दिया जाए तो जितने भी जो है वह वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क चल रहे हैं, ये बालू के अवैध खनन केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या। हाँ जी सर। सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क जो है वो रुक जाएंगे और उसमें करोड़ों कामगार जो है वह रुक जाएंगे और उसमें जितनी भी एमएसएमई जो सप्लाई चेन सिस्टम बनाई हुई है वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वह रुक जाएगा। इन सारी बातों को जानते हुए भी प्रशासन जो है वो कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो है वह अवैध खनन जो है गलत है, लेकिन फिर भी जो अगर रोक दिया जाए तो सारे के सारे जो है वह उद्योग धंधे प्रभावित हो जाएंगे। सर ठीक है। जी मैं अब मूल प्रश्न पर आता हूँ। जी सर। लेदर इंडस्ट्रीज़ के भी कंटेक्स में ऐसा ही जो है वह देखा जा रहा है। अगर लेदर इंडस्ट्रीज़ के मालिकों के ऊपर आपने कहा कि बहुत ही सख्त जो है वह एक्शन जो है वह मैं लूँगा, आपके शब्द यही थे। जी हाँ सर, बिल्कुल सशक्त एक्शन मैं लूँगा। जी सर।
तो ऐसे सशक्त एक्शन लेने से जो है वो मिल मालिक, वो तो मालिक है ना, वो अपना फैक्ट्री जो है लॉक करेंगे और किसी दूसरे क्षेत्र में निवेश कर देंगे। सर मैं उत्तर देना चाहूँगा। किसी दूसरे क्षेत्र में निवेश कर देंगे। जी सर। अब जो है जो वहाँ के जितने भी जो है वह श्रमिक हैं उनका क्या होगा, इस संदर्भ में आप बताइए। सर जो प्रश्न का दूसरा बिंदु था कि लेदर इंडस्ट्री के संदर्भ में कि वो ताला बंद करके किसी दूसरे क्षेत्र में निवेश करेंगे जहां प्रशासन उनको हेल्प करे। मैं खुद एक उद्योगपति के रूप में मैं ऐसा ही करूंगा। सर मैं उनको ऑप्शन भी दूंगा। सर जितनी भी लेदर टैनिंग होती है वो सब क्रोमियम बेस्ड होती है। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि एक विकल्प है वेजिटेबल टैनिंग का, जिसमें पर्यावरण का दुष्प्रभाव भी बहुत कम होता है, और साथ में जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट है, अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट का अनुपालन नहीं करते हैं तो बदले में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप सीवेज का ट्रीटमेंट कर दें, आप जुर्माने से भी बच जाएंगे। वेजिटेबल टैनिंग से आप पर्यावरण के में भी मदद कर पाएंगे, इसके साथ में प्रशासन भी आपका निरंतर सहयोग करता रहेगा। तो सर मैं उनको ऑप्शन दूंगा सर। एक चलिए बताइए, लेदर इंडस्ट्रीज जो वहाँ वर्क करते हैं उसमें से ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है? सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या ऑर्गेनाइज सेक्टर काम करते हैं? सर ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, जो सर एक मिर्जा इंटरनेशनल करके है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक है। और सर और मोस्टली जो है जी सर अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड भी कुछ है जी तो सर। मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है। जी सर, और मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसकी जो लागत है ज़्यादा आ रही है, उसका लाभ कम है। जी सर। सर प्रारंभिक लागत मैं मानता हूँ कि ज़्यादा आएगी। क्रोमियम से तुरंत शिफ्ट करके जब वेजिटेबल टैनिंग में जाएंगे तो सर आरंभिक लागत अवश्य आएगी सर, लेकिन उसके बाद समय के साथ वो लागत कम होती जाएगी। उसके अतिरिक्त अगर मैं वहाँ का डीएम हूँ सर उन्नाव ज़िले का, तो मैं लिखित रूप में इस संदर्भ में सरकार को भी अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें अगर मैं सख्त एक्शन ले रहा हूँ तो मुझे विकल्प देना भी मेरी मजबूरी होगी। तो सर मैं उनसे अवगत कराऊंगा कि कुछ अगर सब्सिडी हो पाए, साथ में वेजिटेबल टैनिंग को अपनाने में जो आरंभिक लागत है उसमें कुछ अगर सहायता भी मिल पाए। एक बार आरंभिक लागत लगा कि वेजिटेबल टैनिंग वो शुरू कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे समस्या का समाधान होता चला जाएगा। और चलिए विषय एक बदलते हैं, अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। इतिहास के कुछ जो है ऐसे व्यक्तित्व के नाम बताइए जिससे आप जो है वो प्रेरणा लेते हैं। सर सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से मैं सम्राट अशोक का नाम लेना चाहूँगा। ठीक है। फिर हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रपति महात्मा गांधी, और मध्यकालीन भारत के इतिहास से बादशाह अकबर। 3 व्यक्तित्व से मैं और कोई व्यक्तित्व जो इतिहास में आपको प्रेरित किया हो सर? और इसके अलावा 3 के अलावा भी और नाम? और सर मैं ले सकता हूँ सर। हाँ नाम बताइए सर। मैं आधुनिक भारत के इतिहास से भगत सिंह से प्रेरणा लेना चाहूँगा। ठीक है सर। और भी बताने हैं सर? हाँ बताते जाइए। 4 नाम आ गए जी सर। मैं जानना चाहता हूँ। हाँ सर आपकी डाइवर्सिटी को समझना चाहता हूँ। ओके सर। मध्यकालीन भारत के इतिहास से मैं दारा सिकोह का नाम लेना चाहूँगा। फिर सर आधुनिक भारत के इतिहास से जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो मेरे ही गृह जनपद से, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। और सर दादा भाई नौरोजी जी का मैं नाम लेना चाहूँगा। 7 सर। फिर मैं प्राचीन भारत में लौटना चाहूँगा। ठीक है। वहाँ से सर मैं सर समुद्रगुप्त का। ठीक है जी सर। सर और भी लेने सर? 8 हो गए, दो और बता दीजिए। थैंक यू सर। हाँ सर। सर आधुनिक भारत के इतिहास से फिर मैं नाम लेना चाहूँगा जो फिरोज शाह मेहता जी। फिरोज शाह मेहता जी सर। 9 सर राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय 10 जी सर। शिवांक, आपने बहुत डाइवर्सिफाइड नाम लिया। जी सर। ठीक है जी सर। लेकिन जो है आपने पूरे इतिहास से महिलाओं को बिल्कुल पृथक कर दिया। सॉरी सर। एक भी महिला आपको पूरे इतिहास में प्रभावित नहीं कर सकी। आप इस बात से खुश हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ और मैं सुधार करूँगा। थैंक यू शिवांक। थैंक यू सर। शिवांक, आपने इतने नाम लिए हैं इतिहास में। जी सर। आमतौर पे लोग अकबर का नाम लेते हैं, लेकिन आपने दारा शिकोह का नाम लिया। सर अकबर का भी मैंने नाम लिया। अच्छा, तो दारा शिकोह का नाम क्यों लिया? सर दारा शिकोह की इनकी जो धार्मिक सहिष्णुता की जो विचारधारा थी, मजबूल बहरीन यानी कि 2 समुद्रों का मिलन, उनका मानना ये था कि हम हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देने में हमारा योगदान होना चाहिए, ना कि धार्मिक संघर्ष हमारा विकल्प है। तो इसलिए मैं, चूँकि धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम आता है। उनके और क्या योगदान थे?
सर सबसे बड़ा योगदान उन्होंने जो हिंदू ग्रंथ थे, ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ थे, खासकर उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। सर दारा सिकोही की ही रचनाएं थी, जिसकी वजह से केवल अरबी ही नहीं है, यूरोपी भी, जो यूरोपी जब भारत में आए प्राच्यवादियों ने जो भारतीय संस्कृति के बारे में जाना, वो संस्कृत ग्रंथों से नहीं जाना सर, उन्होंने उपनिषदों के जो फारसी अनुवाद दारा सिकोह जी ने किया था उनसे जाना। तो भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य देश में फैलाने का श्रेय दारा सिकोह का है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल जैसे इतिहास लेखन, उसके बारे में काफ़ी चर्चा है, ठीक है, तो आप इसको कितना जायज़ और उचित मानते हैं, जो इतिहास का पुनः लेखन होना चाहिए? सर मैं सहमत हूँ पूरी तरह से कि निरंतर जैसे ही हमारा समाज प्रगति करता जा रहा है, वर्तमान मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में इसके साथ जो नवीन उत्खनन दिन कर दिन होते जा रहे हैं, उनके सापेक्ष में इतिहास का पुनर्लेखन होता रहना चाहिए। सर मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। जैसे हाल ही में 2 जो मेजर उत्खनन हुए हैं, उन्होंने पूर्व प्रचलित मान्यताओं को खंडित कर दिया है। एक राखीगढ़ी का उत्खनन, दूसरा सर हमारे उत्तर प्रदेश के बागपत के सनौली का उत्खनन। दोनों का अगर मैं आपकी अनुमति हो तो मैं एक्सप्लेन करना बताइए। थैंक यू सर। सनौली से विस्तार में मत जाइए। सनौली से योद्धा वर्ग का साक्ष्य पहली बार मिला। ये पूर्व मान्यता खंडित हो गई है कि हड़प्पा एक शांतिमूलक सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर योद्धा वर्ग का साक्ष्य मिला और रक्षात्मक उपकरण भी पाए गए हैं। रक्षात्मक उपकरण पाए जाने का मतलब है कि वो आक्रामक भी थे। राखीगढ़ी का जो महिला कब्र से जो उनके कान के पास से जो एडीएनए मिला है, उससे ये साबित हो गया है, बसंत सिंधे सर के नेतृत्व में ये साबित हो चुका है, या कह सकते हैं कि ये मान्यता पहले वाली खंडित हो चुकी है कि आर्य बाहरी थे और आक्रमणकारी थे। अभी ये इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये भी संभावना हो सकती है कि आर्य भारतीय ही थे और देसी थे। अच्छा, मुझे अंतिम प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जी सर। अभी चर्चा हो रही थी प्रोडक्ट के पॉपुलैरिटी के लिए, विस्तार के लिए, तो ऑनलाइन की भी बात की। जी सर, बिल्कुल सर। तो आपने इग्नू से भी किया हुआ है। हाँ सर, हाँ सर। तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने जी सर ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने सर मैं 10 सेकंड ले सकता हूँ सर। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं, केंद्र सरकार के बारे में बता दीजिए। हाँ सर, केंद्र सरकार के बारे में कई सारे ऐप, पोर्टल और टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा का प्रसार हो रहा है। उस उदाहरण के तौर पर सर बजट 2022-23 में जो ई विद्या ऐप था, ई विद्या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार हो रहा है। साथ ही जो स्वयं नाम का चैनल है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, उसमें अभी तक सर क्या होता था कि एक ही चैनल पर कई सारी कक्षाओं का उसमें पाठ्यक्रम का अध्यापन होता था। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, फुल फॉर्म जानने की कोशिश नहीं की सर, जानने की कोशिश की लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सर। तो सर अभी बजट 2022-23 में पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक क्लास के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होगा सर। तो अब बच्चे उनको, अगर वो 8th क्लास में है तो 8th क्लास का तो ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा बढ़िया है या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन से ज़्यादा बेहतर है। बस एक संशोधन के साथ में मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा, वो ये कि जब अगर एक क्लासरूम क्रिएट कर दिया जाए हर एक क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में, मोहल्लों में, वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा हो, जो सबसे प्रसिद्ध टीचर है किसी विषय का, अध्यापक है, वहाँ से वो ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम को कंप्लीट करे। उसके बाद जो जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पर एक सहयोगी अध्यापक होना चाहिए जो उस स्तर का भले ही नॉलेज वाला ना हो जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा हो, लेकिन अगर जो डाउट क्लियर हैं वो बच्चों की कर सके। तो मैं एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ डाउट जो क्लियर करने का एक सहयोगी भी अध्यापक होना चाहिए, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हाइब्रिड मोड सर, वो मैं ज़्यादा प्रीफर चलो ठीक है शिवांग, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। शिवांग, कैसा लगा आपको अपना परफॉर्मेंस? सर 1-2 बिंदुओं पर मुझे लगा बहुत एम्बेरसिंग था, खासकर जो महिला का मैं नाम नहीं ले पाया, प्रेशर में सर याद ही नहीं आ रहा था। वो तो मैं 5 के बाद मैंने बहुत कोशिश की तो जो याद आया वो बता पाया। ये बहुत बड़ी गलती सर। और सर एक जगह मुझे लगा कि मैंने अपने ज़िले के प्रशासकों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही निंदा मैंने कर दिया, कम करनी चाहिए। 2 बिंदु मुझे ठीक है, और तो सर ठीक लगा। शिवांग आप और भी पीछे जाके बैठिए, मतलब हाँ ऐसे बैठिए, पाँव को थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक, ठीक है, ये आपका सही पोस्चर। ओके सर, ध्यान रखिए। थैंक यू सर। ठीक,
शिवांग कैसा है, जो 2021 में आपने पीजी किया है जी सर। और ये 2022 से, जी सर। तो आप सर और प्रथम इसके प्रयास। पहले आपने कोई एग्ज़ाम भी कोई नहीं एग्जाम दिए नहीं हैं, सर। जी नहीं एकदम फ्रेश कैंडिडेट हो। सर। जी सर। तो कोई भी सिविल सेवा है वो आप में इंटरेस्टेड होगी जी एज सर। ए कैंडिडेट, थैंक ठीक यू है, सर। क्योंकि जी आप सर। फ्रेश हो जी सर। और फ्रेश में जन नेचुरली लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जी सर। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब आप फ्रेश होते हो तो दिक्कत ये हो जाती है, जो आप प्रोमोटेड पे उस फ्रेशनेस जो आप पर हावी हो जाता है, तो जो आपने खुद एक्सेप्ट किया, जो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, आपने गलत थोड़ा सा उस चीज़ से बचिएगा, ओके सर। ठीक है ना। सर आप दुर्भाग्य से हाँ, सर वास्तविकता भी यही है तो। वो मैं समझ रहा हूँ, उसमें दिक्कत क्या हुई है, आपने अपने चाचा जी के साथ रिसर्च वर्क किया, जी सर। मैंने उस रिसर्च में ये भी एक बिंदु निकल के आया, जी सर। तो वो चीज़ें आपको के दिमाग में ज़्यादा मतलब हावी कर गई, आपको लगा ये एक मेजर कारण है, हाँ सर। ठीक है, जो प्रमोटेड हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। जी सर। लेकिन फिर वो गलत चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि प्रमोटेड हैं, लेकिन आज आप यूपी में ये यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एसडीएम आप बनिएगा जी तो सर। आपका भी सपना होगा जो मैं डीएम बनूं। हाँ सर बिल्कुल तो सर। जो आपसे बाद में सवाल भी पूछा गया, तो आपने अपने बारे में तो कह दिया, नहीं मैंने ये सीख ली है, अब मैं तो वहाँ बहुत अच्छा करूँगा। जी सर। तो हो सकता है आपकी तरह दूसरे ने भी सीख ली हो। हाँ सर, मेरा तो सैंपल किसी के साइज बारे छोटा में था, मैंने हाँ, बड़ी वो टिप्पणी कर चीज़, दी। उस पॉइंट को तो आप नहीं कीजिएगा, Thank नहीं तो you, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। सर। सर जिस सर्विस में आप जा रहे हैं, यस सर। तो वो तो इसमें बचिएगा। और भी बहुत सारे लेदर इंडस्ट्री के कारण हो सकते हैं उन्नाव में, तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। ओके सर। आपने बताया भी चीज़ें, गंदा ये लोनी नाला उला, ये सारी चीज़ें आपने बताया ही हैं, जी सर। तो वो सब ज़्यादा ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रशासक वाले से बच के रहना चाहिए। दूसरी बात, एक आपने जब आप बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है आप में, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा तेज़ बोलते भी हैं, क्योंकि चूँकि आपको ज़्यादा बोलना है, बहुत चीज़ें आपके पास हैं। हाँ सर। तो ज़्यादा बोलने में क्या होता है, जो स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ओके सर। आपके ये नॉलेज का तो टेस्ट है नहीं, पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो पर्सनालिटी में एक स्टेबिलिटी जैसे है, उसी में आप जैसे बात कर रहे हैं तो लगता है जैसे कहीं वो टीचिंग मोड में आ जाते हैं, प्रीचिंग मोड में आ जाते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उसको कर्टेल कर लीजिएगा। वैसे कब है आपका, 30 है ना? जी सर, 30 को। 28 ज़्यादा अब इससे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह और भी, गवर्नमेंट पॉलिसी को तो जनरली सपोर्ट करना ही चाहिए, हाँ सर। ठीक है, लेकिन उसमें एक थोड़ा एनालिटिकल भी होना चाहिए। मान लीजिए उसमें आपको कहीं पे सुधार की कोई चीज़ लगती है, तो उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है उस ढंग से, तो ब्लाइंडली सपोर्ट मत कीजिएगा। एक जगह आपने ब्लंडर कर दिया, जब आपसे, आप तो इतिहास के स्टूडेंट हैं, इतिहास में ठीक है आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो मैंने किसी मान लीजिए लेडी, उसका नाम नहीं लिया, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इतिहास में जब हम हैं स्टूडेंट, तो आपने सम्राट अशोक से शुरुआत की, ठीक है। तो सम्राट अशोक से तो ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल वे में जाइए तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्रोनोलॉजिकल वे में मतलब जाइए। मुझे शुरुआत में पता नहीं था कि मुझे 10 तक 10 जाना नाम है, मुझे लगा कि आपको 3 लगा जाने 2-3 नाम, 3 नाम, तो तीनों से मैं एक ले लूँगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके बारे में भी सोच लीजिएगा एक बार, जो कौन कौन होना चाहिए। वो आप पर डिपेंड करता है, आपको क्या करना है उसमें। आपने एक ब्लंडर कर दिया, क्योंकि जब आप तेज़ी में बोलते हैं ना, तो जहाँ राष्ट्रपिता गांधी जी के लिए निकलना चाहिए, तो राष्ट्रपति निकल गया। ओह सर। वो मतलब वो थोड़ा हम लोग भी ये हुए उसको लेकर के, वो थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, जरी जरदोजी, उसके बारे में जो आपने बात की, तो आपने लखनऊ में भी बात कर दी, ठीक है ना, जो वहाँ भी लखनऊ भी है। तो आपसे फिर पूछा गया, जो भाई लखनऊ में तो चिकन है, आपने ये कैसे कहा? तो आपने कहा ये अनुमान लगाया। तो अनुमान की ज़रूरत क्या है? आप जब इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, और उसके बारे में इतना बढ़िया आपने बताया भी उन्नाव के बारे में, तो फिर यहाँ पे बोलने की क्या ज़रूरत है? और अच्छा बताया आपने, काफ़ी कुछ देखा। एक चीज़ देखिए, बालू का अवैध खनन बहुत जगह इस ढंग से लग रहा है ना, जो आप हर जगह अवेलेबल हैं। रबर वाले में भी हर जगह अवेलेबल है, खनन में भी मैंने खुद देखा है, ठीक है ना, मैंने स्वयं देखा है। इस तरह से आपने दिया,
ये है जो आप अपने आप को ट्रैप कर रहे हैं। सर क्योंकि मेरी फैमिली में ही एक परिवार के एक व्यक्ति के साथ मैं गया था, तो वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मैं जाके साइड पे मैं 2-3 बार विजिट किया, तो मुझे लगा ये तो अवैध है। जब आपसे पूछा जाए ना जी सर, जो क्या आपने देखा है, अच्छा तब मैं तब आप अपने से नहीं जल्दी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि तब फिर आप लीड कर रहे हैं, वो तब खनन पे लेके आपको चले जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आ सकती है जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। आपने ऑब्जर्व और क्या क्या किया, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। अदरवाइज देखिए आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं इसमें और फ्रेश हैं, कॉन्फिडेंस आप में बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ज़्यादा एनर्जेटिक होना भी दिक्कत हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज बहुत अच्छा कैंडिडेट, और हमें लगता है जो आप जरूर आप सफल होइएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। कोई सवाल पूछना है आपको? सर एक हिस्ट्री रीराइटिंग पर क्या मेरा उत्तर ठीक था? हाँ एकदम ठीक। ओके बहुत अच्छा, बस सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।